ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के आखिर की, जब फ्रांस पर नाजियों का कब्जा था। इसी दौरान अमेरिकन सोल्जर्स की एक टोली जंगल में सो रही थी। तभी उनमें से एक फौजी क्रिस को एक भयानक सपना आया और जब वो जागा तो उसने देखा कि कोई तो उनकी तरफ पास वाले पेड़ से झांक रहा है। उस साये ने अपनी नजर क्रिस पर गड़ाए रखी। क्रिस और भी ज्यादा बेचैन हो गया और अपनी पिस्टल निकालने लगा, लेकिन उससे पहले ही सामने खड़े उस इंसान ने अपनी पिस्तौल क्रिस पर तान दी। डरे हुए क्रिस ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। क्रिस को यकीन था कि अब ये मुझे मार देगा, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह क्रिस और उसकी टोली एक बेस तक पहुंचने के लिए तैयारियां करने लगे। टोली का वहां पहुंचना बेहद जरूरी था। कर्क की जराबों की वजह से उसके पैर में बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए उसने बुची से पूछा कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जराब है क्या भाई। लेकिन इसी बात पर बुची और यूजीन कर्क का मजाक उड़ाने लगे। मजाक में बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तभी क्रिस ने टोली को आगे बढ़ने का ऑर्डर देकर झगड़ा रोक दिया। बेस की तरफ जाते वक्त सोल्जर्स को एक जीप की आवाज सुनाई दी और सभी अपनी बंदूकें और ग्रेनेड बॉम्ब लेकर तैनात हो गए। फौजियों ने जीप को उड़ा दिया और फिर बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने के लिए उनके पास चले गए। टैपर्ट ने एक ऑफिसर से एसएस पैच इनाम के रूप में निकाल लिया और उसके एक सोने के दांत को भी। जब बुची नक्शे और खुफिया मैसेज को ढूंढ रहा था, उसी वक्त कर्क को एक और सैनिक मिल गया जिसकी हालत बाकी लोगों से बेहतर लग रही थी। जब उन्हें पता चला कि वो एक मेजर है तो बुची ने उससे दो हाथ करने का फैसला किया, लेकिन मेजर को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो क्रिस के लोगों को अपने लोगों का सामान लूटते देखकर गालियां देने लगा। तभी एक और सैनिक जाग गया और बुची ने उसका सर कुचल दिया। ये देखकर मेजर का भी खून खौल गया। उसने बुची से कहा कि आजा फिर, आजा लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान जल्द ही वो नाजी मेजर बुची पर भारी पड़ने लगा। फिर क्रिस ने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उन्होंने रास्ते में गलत मोड़ ले लिया था। जाने से पहले टैपर्ट ने एक नाजी का कोड भी ले लिया। फिर जब वो गांव के इलाके से गुजर रहे थे तो उन्हें आगे जंगल में किसी की आवाज सुनाई दी और सभी रुक कर उनका इंतजार करने लगे। तभी रेफ्यूजीज का एक झुंड बाहर आया। टैपर्ट उनकी तरफ भागा जहां एक औरत एक बच्चे के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने औरत को कोट, सोने के दांत और एसएस पैच दे दिया। इसके बाद फौजी जलते हुए गांव और सुनसान इलाकों के बीच से होते हुए मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ते रहे। तब क्रिस ने बताया कि जिस बेस पर हम जा रहे हैं वो असल में एक महल है, जिसे सुरक्षित रखना अब हमारी जिम्मेदारी होगी। जब वो लोग महल के बाहर पहुंचे तो उन्होंने जीप में एक गार्ड को सोते हुए देखा। उन्होंने जैसे ही उसे जगाया वो तुरंत अंदर भाग गया। अंदर जाते ही उसने अपने लोगों को बताया कि अब हम आखिरकार यहाँ से जा सकते हैं। सोल्जर्स महल के अंदर गए और देखा कि बाकी लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकल रहे हैं। जाने से पहले बुची ने उनसे कहा कि अपना रेडियो महल में ही छोड़ दो। क्रिस को शक हुआ कि ये सब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ये जगह तो इतनी बढ़िया है। तभी कमांडिंग ऑफिसर ने उसे बताया कि ये लोग छुट्टियां लेना चाहते हैं और ये सुनकर उसने उन्हें जाने दिया। बाद में कुछ लोग किचन में लंच बनाने लग गए और क्रिस ने घर का जायजा लेने का फैसला किया, जो कि यूजीन पहले से कर रहा था। उसे एक पियानो मिला और वो बैठकर उसे बजाने लगा। पियानो की धुन खाली महल में गूंजने लगी। वहीं क्रिस महल में बनी हुई लाइब्रेरी में चला गया और उसने देखा कि जमीन पर एक बड़ा सा जलने का निशान है, जहाँ पहले कभी एक कुर्सी हुआ करती थी। और तभी उसे पास बनी हुई जाली से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। वहीं बुची को भी बाथरूम में किसी की आवाज सुनाई दी। वो चेक करने गया तो दरवाजा बंद था, पर जैसे ही वापस मुड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। बाद में सब लोग एक साथ खा पीकर आराम करने लगे, लेकिन तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और वो अपने हथियार लेकर देखने चले गए। टैपर्ट और बुची सीढ़ियों से गए और मेन दरवाजा चेक करने लग गए। तभी कर्क और क्रिस ने अपने पास एक आवाज सुनी, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये है क्या। इसके बाद वो एक कमरे में गए जहाँ सारी चीजें ढकी हुई थी। वहाँ तो कुछ नहीं मिला। फिर जब वो किचन तक पहुँचे तो समझ आया कि आवाज दूसरे कमरे से आ रही है और जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की तैयारी की तो दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। दोनों आदमी कमरे में दाखिल हुए जहाँ उन्होंने एक पर्दा देखा जो अगले कमरे को इससे अलग कर रहा था।
फिर जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया तो कर्क और क्रिस ने एक आदमी को खिड़की के सामने लटका हुआ देखा, जो फिर अगले ही पल गायब भी हो गया। खैर कुछ ही घंटों में रात हो गई और सभी फौजी अब आग के सामने बैठकर भूतों की कहानी सुनाने लगे। उसी वक्त टैपर्ट अपनी दूरबीन से खिड़की के बाहर देख रहा था। यूजीन ने उन्हें एक डायरी के बारे में बताया जो उन्हें बेसमेंट में मिली थी, जो कि एक 18 साल के नाजी की थी जिसने घर पर कब्जा किया था। तभी अचानक सब लोगों को आग वाली जगह से खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी और क्रिस कहने लगा कि ये तो कोई कोड लग रहा है। यूजीन उस कोड को समझने की कोशिश करने लगा, जिसका मतलब बना कि मेरे पैर नहीं है। तभी अचानक आवाज बंद हो गई। क्रिस ने अपने आदमियों से कहा कि अभी के लिए आराम करो, लेकिन तब भी एकदम सतर्क रहना। उसने टैपर्ट को छत के नीचे वाले कमरे में जाने को कहा, क्योंकि निगरानी रखने में उसका कोई जवाब नहीं। उधर यूजीन बेसमेंट में एक संदूक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब नहीं खुली तो हार मानकर ऊपर ही बैठ गया। उसने महल में रहने वाले परिवार की फोटो देखी और नाजी सोल्जर्स की डायरी में उनके बारे में पढ़ने लगा। तभी अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझ गई। उसने लाइटर जलाने की कोशिश की तो देखा कि पीछे कुछ था, और जब उसने दोबारा मोमबत्ती जलाई तो देखा कि फोटो से परिवार गायब हो गया था। ऊपर छत वाले कमरे में टैपर्ट ने खिड़की पर अपनी राइफल सेट की और स्कोप की मदद से बाहर देखने लगा। तभी कमरे में उसके पीछे कोई दिखाई दिया। जब उसने स्कोप से बाहर की तरफ देखा तो उसे फांसी पर लटका हुआ एक आदमी नजर आया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। टैपर्ट ने नजर बनाए रखी और तभी अचानक एक लड़का भूत की शक्ल में सामने आ गया, जिससे टैपर्ट डर गया। उसी वक्त अलमारी से जोर की आवाज आई। टैपर्ट बाहर गया ये देखने की चल क्या रहा है। तभी उसने देखा कि क्रिस महल के अंदर से उसे देख रहा था। अगले दिन यूजीन, कर्क और क्रिस बालकनी में बैठकर बात करने लगे कि पिछले सोल्जर्स कितनी जल्दी वहां से निकलना चाहते थे। अब यूजीन ने दूसरों को टैपर्ट से जुड़ी हुई एक कहानी बताई जो पेरिस में घटी थी। उसने कहा कि मैंने टैपर्ट को खून से भरे एक पूल में बैठा हुआ पाया था, जहां उसके आसपास 7 छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें थी। टैपर्ट अपने हाथों में एक रस्सी पकड़े बैठा था, मानो वो किसी के साथ रस्सी से खेल रहा हो। साथ ही उसकी आंखों में एक डरावना डर था। इस पर क्रिस ने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी है कि टैपर्ट हमारे साथ है। तभी टैपर्ट भी अचानक से बालकनी में आ गया। उसने उन्हें बताया कि पिछली टीम यहाँ से इसलिए निकलना चाहती थी क्योंकि उन्होंने रेडियो पर सुना था कि लगभग 50 जर्मन फौजी महल के पास से गुजरते हुए स्ट्रासबर्ग शहर जा रहे हैं। उसने अपने आदमियों को सलाह दी कि जब तक फौजी यहाँ से निकल नहीं जाते हमें जंगल में छुप जाना चाहिए, लेकिन क्रिस का कहना था कि हमें तो महल की हिफाजत करने का काम मिला है। टैपर्ट ने कहा कि चलो यही मर्जी है तो मैं छत वाले कमरे पर जा रहा हूँ ताकि वक्त रहते उन्हें देख सकूं, और उसने यूजीन को भी अपने साथ चलने को कहा। वहां पहुंचकर जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उन्हें मैट के नीचे फ्लोर पर एक बड़ा सा निशान मिला। यूजीन का मानना था कि नाजियों ने शायद घर में रहने वाले लोगों को किसी खास तरीके से मारा है, और इस बात को उसने हिटलर के रहस्यमयी शौक से जोड़ दिया। उन्होंने इस पर ज्यादा बात नहीं की और कमरे की अलमारी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने लगे। जैसे ही अलमारी ने निशान को छुआ, अलमारी का दरवाजा यूजीन की उंगलियों पर बंद हो गया और उसकी एक उंगली टूट गई। उसे लगा कि टैपर्ट ने जानबूझकर ऐसा किया है, इसीलिए उसने उसे अलमीरा की तरफ धक्का दे मारा। फिर जब उसने शीशे में देखा तो उसे एक लटकी हुई औरत की परछाई नजर आई। बाद में यूजीन, क्रिस और कर्क रेडियो पर एक आवाज सुन रहे थे। तभी उन्हें कुछ बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इसी दौरान उन्हें एक औरत की आवाज भी सुनाई दी जो कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। अब तो सबने मान लिया कि ये महल भूतिया है, और कर्क ने कहा कि नाजियों के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अचानक आग वाली जगह पर फिर से कोड वाली आवाजें आने लगी। यूजीन ने उस कोड को तोड़ा और उसका मतलब निकला कि अगर तुम यहाँ से निकले। जैसे ही वो लिख रहा था किसी चीज ने उसके हाथ पर कब्जा कर लिया और इस लाइन को पूरा किया कि तो तुम मरोगे। मतलब कि यहाँ जो भी चीज है वो उन्हें चेतावनी दे रही थी कि यहाँ से जा भी नहीं सकते वो। उस रात फौजियों ने नाजियों के आने की तैयारी की, जिसके चलते टैपर्ट छत वाले कमरे में था और बाकी सब दरवाजे के पास बैरिकेड के पीछे छुप गए। जब नाजीज वहां पहुंचे तो टैपर्ट ने उन्हें देख लिया और बाकियों को सिग्नल दिया कि नाजी सैनिक बाहर जमा हो रहे हैं। जल्द ही नाजियों ने महल को घेर लिया और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे तो वो वापस ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी छत से एक बहुत तेज आवाज आई। ये सुनते ही नाजी वापस आ गए और उन्होंने महल पर हमला शुरू कर दिया। टैपर्ट एक एक करके दुश्मनों को खत्म करने लगा। अचानक नाजियों ने बैरिकेड के सामने एक बम
फेंका, लेकिन बुच्ची बेखौफ होकर उस पर कूद पड़ा और पूरा धमाका उसने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इस धमाके से क्रिस कमरे में दूर जा गिरा। वो चक्कर खाकर उठा, लेकिन फिर भी रुकने की बजाय नाज़ियों पर गोली चलाता रहा। नाज़ी ज्यादा थे, वो अंदर घुसने लगे। तभी क्रिस बेसमेंट की तरफ भागकर सीढ़ियों के नीचे छुप गया ताकि वो अपने आप को छुपाकर पीछे आने वाले ऑफिसर्स पर हमला कर सके। इसी बीच यूजीन लाइब्रेरी में छुप गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी और एक बार फिर जाली से अजीब आवाजें आने लगी। उसने अपनी बंदूक तैयार की, लेकिन जैसे ही वो टेबल के नीचे से बाहर आया तो उसका सामना किसी नाज़ी से नहीं बल्कि एक भूत से हुआ जो अचानक आग में जल उठा। तभी एक जर्मन फौजी ने बुच्ची का बुरी तरह से तबाह हुआ शरीर देखा। फिर पास में एक दूसरी लाश पड़ी थी, वो उसे चेक करने लगा। तभी क्रिस ने मुड़कर उसे और बाकी 2 आदमियों को मार गिराया। कर्क इस वक्त बाथरूम में छुपा हुआ था। तभी उसे पानी में डूबने की आवाजें और बच्चों की हंसी सुनाई दी। उसने टब की तरफ देखा तो एक नाज़ी फौजी उसे डूबता हुआ नजर आया। टैपर्ट ने छत के कमरे में कुछ सुना और उसका पीछा करने लगा। तभी उसे वहाँ एक नाज़ी लटका हुआ मिला। अगली सुबह सभी बुच्ची के पास जमा हो गए। वो सोचने लगी कि जरूरत पड़ने पर इसकी तकलीफ खत्म करने के लिए हम इसे ड्रग दे देंगे। क्रिस ने सबसे कहा कि नाज़ियों के शरीर को बाहर ले जाओ, और जब यूजीन और कर्क उन्हें ट्रक के पास ले गए तो वो ये नजारा देखकर डर गए कि टैपर्ट ने उनके साथ क्या किया था। बाद में वो लोग महल के भूतों के बारे में बात करने लगे। तब यूजीन को अचानक समझ आया कि घर में उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो सब वही था जो नाज़ियों ने उस परिवार के साथ किया था जो इस महल में रहा करता था। उस दिन जब नाज़ी उनके घर आए तो उस परिवार का बहुत ही डरावना अंजाम हुआ। बाप को लाइब्रेरी में कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया। बेटे को माँ के सामने पानी में डुबाकर मार दिया गया और बेटी को छत के नीचे वाले कमरे में लटका दिया गया था। उनकी लाशों को दफनाने वाला भी कोई नहीं था। तभी क्रिस ने पूछा कि क्या इसी वजह से वो भूत बन गए। यूजीन बुच्ची की हालत को देखने लगा। तभी वो टैपर्ट की आहट से डर गया जो उसके पास आया था ताकि पेरिस वाली कहानी को अपने तरीके से बता सके। यूजीन का मानना है कि सब कुछ आसानी से समझना मुमकिन नहीं होता और टैपर्ट की कहानी में तो अलग ही गहराई है जो उसे अब जाकर महसूस हुई थी। बाद में क्रिस को टब के बारे में एक सपना आया जिसमें एक भूत उसके सामने आया और उसे डुबाने की कोशिश करने लगा। जब उसे पानी में खींचा गया तो उसने 3 मास्क पहने हुए सोल्जर्स को देखा जो पहले नर्स में बदल गए फिर वापस सोल्जर बन गए। तभी क्रिस जाग गया। अगले दिन उन्होंने बुच्ची का ख्याल रखा और महल छोड़ने के बारे में बातें की, फिर चाहे उन्हें अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए कोर्ट मार्शल का सामना ही क्यों ना करना पड़े। उसके बाद क्रिस और यूजीन बेसमेंट में वापस चले गए ताकि परिवार से जुड़ी कोई और चीज ढूंढ सके। यूजीन अपना लाइटर ढूंढने लग गया और क्रिस को डायरी मिल गई, लेकिन उसे लगा कि डायरी के पन्ने खाली हैं। जब यूजीन वापस आया तो उसने इस बारे में थोड़ा अजीब बर्ताव किया। तभी कर्क ने उन्हें वापस बुला लिया क्योंकि बुच्ची होश में आ गया था और बार बार कह रहा था कि ये असली नहीं है, ये उनका ही काम था। मरने से पहले उसने क्रिस को पकड़ा और कहा कि इस बात को याद रखना। उस रात बाकी बचे हुए फौजी महल छोड़ने की बात करने लगे, लेकिन क्रिस ने कहा कि हमें पहले परिवार की लाशों को दफन करना होगा। वो सबको परिवार के बारे में पता लगाने को कहने लगा। अचानक डायरी के पन्ने फिर से लिखे हुए दिखाई दिए। यूजीन ने कहा कि मैं डायरी के अंदर सबूत ढूंढ कर रहूंगा ताकि परिवार की लाशें हैं कहां पर ये पता चल सके, पर उसका मानना था कि इससे पहले हमें महल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद फौजियों ने गार्डन में बुच्ची को दफना दिया और फिर वहां से निकल गए। बेस कैंप की तरफ वापस चलते हुए उन्होंने सड़क पर एक टूटी हुई एम्बुलेंस देखी और उन्हें वही रेफ्यूजीज का झुंड दोबारा नजर आया। वो आगे बढ़ते हुए अभी भी उस परिवार के बारे में बात कर रहे थे। जल्द ही वो लोग एक अजीब सी बिल्डिंग के पास से गुजरे और बाद में वो लोग फिर से उसी एम्बुलेंस तक पहुंच गए। अब उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया। फौजियों की टोली दोबारा उस बर्बाद शहर से गुजरी जहां से वो पहले गुजरे थे और उस रात वो सब जंगल में ही सो गए। सोते हुए टैपर्ट ने सपना देखा कि उसे फांसी से लटका दिया गया है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जंगल में ही पाया। उसके स्लीपिंग बैग के पास कुछ लिखा हुआ था। अगले दिन टोली दोबारा से एम्बुलेंस के पास से गुजरी और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें उन नाज़ियों की लाशें नजर आई जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। आखिरकार वो वापस महल में पहुंच गए। वो समझ चुके थे कि जब तक इस परिवार की आत्माओं को शांति नहीं मिलती वो महल से दूर जा ही नहीं पाएंगे। उस रात क्रिस ने सोचा कि वो आत्माओं से बात करेगा और पता लगाएगा कि उनकी लाशें कहां पर हैं। तभी टैपर्ट को वो शब्द याद आया जो उसके स्लीपिंग बैग के पास लिखा हुआ था।
वेट्रियोलेक। ये सुनकर यूजीन को याद आया कि उसने ऐसा कुछ नाजी न्यूज में सुना था। ये एक ऐसी बद्दुआ थी जो पुराने समय में मुसलमान दिया करते थे, जिसका मतलब था कि अगर तुम बुरा होने देते हो तो बुराई 10 गुना बढ़कर तुम्हारे सामने वापस आएगी। उस रात फौजी भूतों के आने का इंतजार करने लगे और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्हें सामने पैरों के निशान नजर आए जो सीधा क्रिस की तरफ बढ़ रहे थे और ठीक उसके सामने आकर रुक गए। तभी उसने एक भूत देखा जिसने उसे पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए महल के दूसरे हिस्से में ले जाने लगा। क्रिस अपने साथियों से कहने लगा कि गोली मार दो इसे, लेकिन भूत उसके अलावा किसी को नजर नहीं आया। फिर भी टैपर्ट ने उस तरफ गोलियां चला दी। बाकी लोग क्रिस के पीछे घर के दूसरे हिस्से में चले गए और जब वो अंदर गए तो उनके साथ अजीब चीजें होने लगी। उन्हें किसी और ही जगह किसी और ही वक्त की तस्वीरें दिखने लगी। फिर उन्हें क्रिस मिला जो कि परिवार की लाशों के पास पड़ा हुआ था। बाद में फौजियों ने लाशों को दफन कर दिया। तभी डायरी का आखिरी पन्ना बाप की लाश के साथ चिपका हुआ मिला। यूजीन ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि ये परिवार फ्रांस से नहीं है, वो अफगानी थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जितने यहूदियों को बचा सकते थे बचाया। बाद में महल के अंदर यूजीन को परिवार की डायरी का एक बार फिर से ख्याल आया और वो उसे दोबारा पढ़ने लगा, मगर अब डायरी में लिखे शब्द बदल चुके थे। इस बार ये लिखा था कि लाशों को दफन करने से भूतों को वापस आने की ताकत मिल चुकी है। तभी अचानक से लाइट चली गई। जब टैपर्ट छत वाले कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ था तभी पूरे परिवार के भूत महल में दिखाई देने लगे। भूतों ने फौजियों पर हमला कर दिया और फौजी उनसे लड़ने और उन पर गोली चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन पर गोलियों का क्या ही असर होता। अचानक भूतों में हलचल होने लगी और बुची का शरीर एक बार फिर से क्रिस के सामने प्रकट हो गया। वो कहने लगा कि ये सब सच नहीं है। फिर एक भूत उसे आईने के सामने ले गया और कहने लगा कि याद करो। तभी अचानक से क्रिस की आंखें खुली। उसने खुद को नर्सों और डॉक्टर्स के बीच घिरा हुआ पाया। फिर उसने कमरे के आसपास देखा तो उसकी नजर अपने मरे हुए साथियों पर पड़ी। उसने अपनी चादर हटाई और देखा कि उसकी टांगे नहीं है। फिर डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी यादें कुछ देर में वापस आ जाएंगी। अब क्रिस ने याद करना शुरू किया। असल में क्रिस अफगानिस्तान में एक फौजी था और उसकी टोली को एक डॉक्टर को बचाने के ऑर्डर मिले थे जो कि अमेरिकन की मदद कर रहा था। उसका मिशन था उस डॉक्टर को काबुल में एक सुरक्षित घर तक पहुंचाना। जब वो फिर से वर्तमान में आया तो डॉक्टर ने उससे थोड़ी बातचीत की कि कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो, वो सब। तभी क्रिस अपनी एक और याद में जाने लगा जहां उसने टैपर्ट को 2 लड़कों से बात करते हुए देखा जो कि आपस में खेल रहे थे और टैपर्ट ने उनमें से एक को अपने बेटे का खिलौना दे दिया। इसके बाद टोली घर के अंदर चली गई और उन्होंने डॉक्टर के परिवार को बताया कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी क्रिस को ऊपर से ऑर्डर्स आए कि तुम लोगों को जल्द से जल्द छुपना होगा क्योंकि दुश्मन घर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रिस ने डॉक्टर से कहा कि मुझे और मेरी टीम को दीवार के अंदर छुपा दो, लेकिन फौजियों की टोली परिवार को भी मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर ऊपर से मिले ऑर्डर्स की वजह से उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। कुछ ही पलों में दुश्मन भी घर में घुस आए। वो डॉक्टर पर अमेरिकन के साथ मिले होने का इल्जाम लगाने लगे। फिर 2 आदमियों ने बच्चों को पकड़ लिया और बेचारी माँ उन्हें छोड़ने की भीख मांगने लगी, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने लड़के को पानी में डुबोकर मार डाला और लड़की को फंदे से लटका दिया। फौजी ये तमाशा चुपचाप देखते रहे क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि एंगेज नहीं करना। आखिर में दुश्मनों ने बाप पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया, जबकि क्रिस और उसके साथी कुछ भी नहीं कर पाए। जब दुश्मन चले गए तो टैपर्ट ने देखा कि बच्चों को भी मार दिया गया था। इसके बाद जैसे ही फौजी घर से बाहर निकले तो माँ चिल्लाते हुए बम के साथ बाहर आई। बुची ने उसे रास्ते में पकड़ लिया लेकिन धमाके को रोक नहीं पाया और सब लोग बम की चपेट में आ गए। जब क्रिस वर्तमान में वापस आया तो डॉक्टर से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि हमने एक ऐसा सिमुलेशन बनाया था जिसमें तुम वर्ल्ड वॉर 2 में मौजूद थे। जब अफगानिस्तान में वो बम फटा तो तुम्हारा सिर्फ शरीर घायल नहीं हुआ, उस माँ की तड़प सुनकर तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट आ गई थी, उस परिवार को मरने देने की गिल्ट। ये साफ हो गया था कि ये दर्द तुम में से किसी को भी जीने नहीं देगा, इसीलिए हमने एक मिलती जुलती कहानी तैयार की और तुम्हें उस सिमुलेशन में भेजा ताकि तुम धीरे धीरे इस दर्द को समझकर इससे उभर पाओ। बुची पता नहीं कैसे एक दिन सिमुलेशन से जाग गया। जैसे ही उसने अपने शरीर को देखा तो वो तुरंत मर गया। अब क्रिस सोचने लगा कि महल में उन्होंने जो कुछ भी सुना वो असल में उनके दिमाग के सबकॉन्शियस मैसेजेस होंगे।
क्रिस ने डॉक्टर को ये भी बताया कि तुम्हारे सिमुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है, ये वेट्रिलेक वर्ड कहाँ से आ रहा था बार बार। फिर नर्स ने बताया कि हर एक फौजी ने किसी न किसी टाइम पे ये वर्ड बोला था। जब फौजियों को धमाके के बाद के पल याद आते जहां माँ ने उन सब को वेट्रिलेक कहा था, तभी अचानक लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी और भूत वहां भी आ गए। तब क्रिस कहने लगा कि हमने उन्हें जिंदा कर दिया, उन्हें ताकत दे दी है। तभी साथ में लेटे हुए फौजियों को झटके लगने लगे और क्रिस ने कहा कि मुझे जल्दी से सिमुलेशन में वापस भेजो ताकि मैं अपने साथियों को बचा सकूं। नर्स उसे वापस भेजने के लिए मान गई और साथ ही कहा कि इससे तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी। इसके बाद क्रिस की आंख सीधा जंगल में खुली जहां उसने अपने सामने एक साए को खड़ा देखा और उससे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। ये पूरी कहानी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।